हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नित्यावेज अकेडमी। और आज हम करने वाले हैं MEG 3 के अंदर जो हमारे सिलेबस के अंदर एक और नॉवल है, दैट इज ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, जो कि चार्ल्स डिकन के द्वारा लिखा गया है। और ये हमारे MEG 3 का जो आपका सिलेबस है उसके अंदर ये आता है। और हर साल आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर 9 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको 5 क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। अब इनके अंदर जो ये 5 क्वेश्चंस आपको देने होते हैं, उन्हीं के अंदर एक नॉवल आता है, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। हर नॉवल में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको 5 नॉवेल्स ऐसे हैं जो आपको तैयार करने होंगे और वहां पे आपके आंसर लिखने होंगे। तो MEG 3 का जो पेपर होता है उसके अंदर आपको जो ये 5 क्वेश्चन है, ये 20 मार्क्स के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और आपको इन 20 मार्क्स के क्वेश्चन को 500 to 600 वर्ड्स के बीच में लिखना होगा। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि जब हम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं एग्जाम के अंदर, जब आप MEG 3 का जो पेपर के ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, ग्रेट एक्सपेक्टेशन का या फिर कोई भी नॉवल का ये क्वेश्चन आता है, 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा, उसको अटेम्प्ट करने का एक तरीका होता है। पहले उसका हम फॉर्मेट समझते हैं। सबसे पहले आपको उसके आंसर लिखने के लिए आपको सबसे पहले एक इंट्रो लिखना होगा। इंट्रो ऐसे इंट्रोडक्शन लिख के ऐसे बताने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ही लिख सकते हैं। 4, 5 या 6 लाइन का, ये 7 लाइन का, ये इतना इतना सा आपका होना चाहिए। 4-5 लाइन का इनफ है। इतना इंट्रोडक्शन आपको देना है, जिसके अंदर जो नॉवल है उसके बारे में आप बताएंगे, किसने इसे लिखा है और जो राइटर है उसकी कुछ इंपॉर्टेंट कोई और वर्क है या उनके बारे में कोई इंपॉर्टेंट बात है, और जो उनका लाइफ टाइम है वो सब आपको बताना है। और इसके साथ ही जैसे ग्रेट एक्सपेक्टेशन है, ये किस समय पब्लिश हुआ, कब ये आया था, उसका वो टाइम भी आपको लिखना होता है। तो ये चीजें आपको मेंशन करनी जरूरी होती है, इससे आपके आंसर में इंप्रेशन पड़ता है। फिर इसके बाद में आपको फर्स्ट पहले में आपने इंट्रो दे दिया 4-5 लाइन्स का। फिर इसके बाद में आपको नीचे अपना आंसर स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको जो है ग्रेट एक्सपेक्टेशन, मान लो ये इस पे आप आंसर लिख रहे हैं, तो आपको पहले बताना है कि ये जो नॉवल है, ये इसके बारे में जो मेन जो चीज है वो आपको लिखनी है 1-2 लाइन में। फिर आप उसके बाद में आपको इसके जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर स्टार्ट करना है। और लास्ट में आप इसे जो ये पूरा जो आंसर होगा उसे 2 या 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद में लास्ट के अंदर आपको 2 या 3 लाइन का आपको लास्ट में उसका एक कंक्लूजन टाइप निकालना होगा, और उसको ओवरऑल आपका जो आंसर है उसे आपको कंक्लूड करना होगा 2-3 लाइन में। तो इस तरह से आपका पूरा आंसर आपको लिखना है, और इससे आपको जो एक अच्छा आंसर आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए, जो आप ये आंसर्स अटेम्प्ट करेंगे MEG 3 के, उसके लिए आपको ये जो नॉवेल्स हैं इनकी स्टोरी का अच्छे से पता होना बेहद जरूरी है। अगर आपको स्टोरी का ही नहीं पता तो आप आंसर लिखते वक्त गलतियां कर देंगे, और इसका खामियाजा आपको नंबरों के रूप में भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए आपको पहले सारे कैरेक्टर्स का पता होना चाहिए, उनके क्या रोल है, क्या उनका बिहेवियर है, किस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। और ये जो यहाँ पे जो ये लेक्चर जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है, इसका PDF भी आपको अवेलेबल करवाया गया है। हमारे चैनल का टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर के इसका जो ये चैप्टर है इसकी समरी और उसका PDF वगैरह ले सकते हैं। जो लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस वगैरह हैं, वीडियो वहां पे आपको अवेलेबल हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस ये लिखा गया था चार्ल्स डिकन के द्वारा। तो सबसे पहले हम जानते हैं चार्ल्स डिकन के बारे में, ये कौन है। तो जो चार्ल्स डिकन है, उनका जो लाइफ टाइम है वो 1812 से 1870 तक का इनका पीरियड था, लाइफ टाइम था। और इस समय में इन्होंने काफी ये ग्रेट नॉवलिस्ट बन गए थे। ये विक्टोरियन इरा से रिलेटेड थे, विक्टोरियन इरा के समय के ये राइटर हैं। और इनके जो नॉवेल्स हैं वो अपने नॉवेल्स के कारण ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द विक्टोरियन इरा। अब इन्होंने जो अपने वर्क्स लिखे हैं उनमें से जो फेमस हैं, ए टेल्स ऑफ टू स्टोरी, ए टेल्स ऑफ टू सिटीज, ओलिवर ट्विस्ट, द पिकनिक पेपर्स, द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, और इसी तरह इनके और भी काफी इन्होंने वर्क्स लिखे हैं। तो इस तरह से ये इनके फेमस वर्क थे। और ये जो
नॉवेलिस्ट थे, ये मेजरली जो ये फेमस थे वो ये कारण था कि इन्होंने फिक्शनल कैरेक्टर्स को जन्म दिया था और इन्होंने काफी फेमस फिक्शनल कैरेक्टर्स को अपने नॉवेल्स में जन्म दिया है, जिसके कारण भी इनके वर्क्स काफी फेमस हुए हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इनके जो एक वर्क है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, इसके बारे में। ये जो नॉवल है ये लिखा गया था 1861 में, पब्लिश हुआ था। ये जो ग्रेट एक्सपेक्टेशन नॉवल है ये 1861 में पब्लिश हुआ था और ये इनका चार्ल्स डिकन का 13th नॉवल था और ये इनका ऐसा सेकंड नॉवल था जो कि फर्स्ट पर्सन में लिखा गया था, जो कि पूरी तरह से फर्स्ट पर्सन में नरेट था। ये पूरी तरह से फर्स्ट पर्सन में लिखा गया था। ये 13 नॉवल था और इसके अलावा जो इनका 8th नॉवल था वो भी फर्स्ट पर्सन में पूरी तरह लिखा गया था। तो इस तरह ये सेकंड नॉवल था जो उन्होंने पूरी तरह से फर्स्ट पर्सन में नरेट किया था, बोला था, पढ़ा, लिखा था। अब इसके बाद में ये स्टोरी है पीप नाम के एक बच्चे की, जो कि एक ऑर्फन चाइल्ड है और उसे लाइफ से काफी ग्रेट एक्सपेक्टेशंस है, मतलब इसे अपने जीवन से हाई होप्स हैं और उसी बच्चे की लाइफ के ऊपर ये एक स्टोरी लिखी गई है। ये काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो चलिए हम समझते हैं ये सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि इस स्टोरी में आने वाले हैं। जो चार्ल्स डिकन थे इनके वर्क्स काफी इंटरेस्टिंग और मैसेज देने वाले होते थे। तो इनके जो वर्क्स हैं वो काफी अच्छे हैं, काफी अच्छे मैसेज देते हैं। तो चलिए ये स्टोरी है एक पीप नाम के बच्चे की। ये बच्चा होता है, ये एक अनाथ बच्चा है, इसके माँ बाप मर चुके हैं और अब इसकी सिर्फ एक बहन है जिसका नाम है मिसेस जॉय, जो शादीशुदा है। और मिसेस जॉय के जो हस्बैंड हैं उनका नाम है जॉय गारगरी। अब जो पीप है, जो ये बच्चा है अनाथ बच्चा, ये अपनी बहन से उम्र में काफी छोटा है, इनके बीच में काफी बड़ा एज गैप है। और ये मिसेस जॉय है, ये थोड़ी एंग्री टाइप की पर्सन है, गुस्सेल महिला है। और जो ये जॉय गारगरी, जो इनके हस्बैंड है, ये काफी अच्छे पर्सन है, अच्छा इनका स्वभाव है और ये पीप से काफी प्यार भी करते हैं। अब जो पीप है वो इन दोनों के साथ ही रहता है, अपने ब्रदर इन लॉ और अपनी सिस्टर के साथ में। और जो जय गारगरी है, ये इनके बीच में फ्रेंडली रिलेशन है, ये काफी अच्छे दोस्त है। इनके बीच में एज गैप काफी है, लेकिन फिर भी ये दोनों एक अच्छे दोस्त की तरह रहते हैं घर में। एक दिन होता क्या है कि जो पीप है, जो बच्चा है, वो एक दिन इन दोनों से छुपते छुपाते अपने जो माँ बाप की जो कब्र है उस पर चला जाता है। तो जब वो वहां पर शमशान में अपने माँ बाप की कब्र पर जाके वहां बैठा होता है, तो वहां पे एक व्यक्ति आता है जिसके हाथ और पैर बंधे हुए हैं, मतलब जिसके हाथों में हथकड़ियां लगी हैं। और ये जो व्यक्ति था इसका नाम है अबेल मैग्विच। ये व्यक्ति एक क्रिमिनल है और ये पुलिस से या अपने दुश्मनों से भाग रहा है। अब जब ये शमशान घाट में ये बच्चा अकेला है और ये शक्ल सूरत से काफी डरावना लग रहा है अबेल मैग्विच, और ये अबेल मैग्विच इसके हाथ बंधे हुए और ये भूखा भी है। तो ये इस बच्चे को पीप को कहता है कि तुम जाओ और मेरे लिए खाना लेके आओ और अपने घर से कोई ऐसा औजार लेके आना जिससे मैं अपनी हथकड़ी तोड़ सकूं। अब क्योंकि ये जो जॉय गारगरी है, ये एक ब्लैक स्मिथ है, ये लोग ज्यादा अमीर नहीं है, गरीब से ही लोग हैं। तो ये जो ब्लैक स्मिथ है, तो पीप है वो डर जाता है इसकी शक्ल देख करके और वो जाता है, घर जाता है, अपने घर से खाना चुराता है और अपने जो ब्रदर इन लॉ है उसके सामान से एक हथियार लेता है, कोई ऐसा हथियार जिससे वो अपनी हथकड़ी तोड़ सके, और वो आकर के अबेल मैग्विच को दे देता है। अब अबेल मैग्विच अपनी हथकड़ियां तोड़ता है और खाना खाता है। और वहां से जब ये जाने लगता है तो वो पीप को थैंक यू बोलता है और इस बच्चे को कहता है कि बेटा अगर मैं कभी कर सका तो मैं तुम्हारा उपकार का बदला एक दिन वापस करूंगा, मतलब तुमने मुझे भूखा था मैं और तुमने मुझे खाना खिलाया और मेरी हेल्प करी, तो इसके बदले में मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा। तो ये कह करके अबेल मैग्विच वहां से चला जाता है। अब जो पीप है वो वापस घर आता है और उसको काफी बुरा लग रहा है कि उसने अपने घर से खाना चुराया और अपने ब्रदर इन लॉ का सामान भी चोरी किया, और किसके लिए, एक क्रिमिनल की मदद करने के लिए। लेकिन वो एक छोटा बच्चा है, वो डरा हुआ है और उसे काफी अच्छा नहीं लग रहा कि उसने अपने घर वालों से कोई बात छुपाई है। लेकिन समय बीतता है। अब जो एक दिन
जो जॉय गरगरी है उनको पता चलता है कि जो मिस हैविसम है इन्हें एक बच्चा चाहिए। मिस हैविसम को एक बच्चा चाहिए जो दिन में आकर के उनकी बेटी के साथ खेल सके, और जो इनकी बेटी है उसका नाम है एस्टिला। ये जो मिस हैविसम है ये काफी एक रिच लेडी है, लेकिन ये सन की तरह की वुमन है। इसकी कुछ साल पहले मतलब कई साल बीत चुके हैं, एक लंबा समय बीत चुका है, और लेकिन ये हमेशा ब्राइड के कपड़े या जो दुल्हन के कपड़े होते हैं वही पहनकर रखती है, क्योंकि जिस दिन इसकी शादी होने वाली थी उसी दिन इसका जो दूल्हा था वो उसे छोड़ करके भाग गया था, और वो आज तक अपने दूल्हे का इंतजार कर रही है, वो सदमे में है। और इसलिए वो एक बेटी गोद लेती है जिसका नाम होता है एस्टिला। तो ये इसकी गोद ली हुई बेटी है, अडॉप्टेड डॉटर है। और जो मिस हैविसम है, जब इन्हें पता चलता है, ये लोग गांव में रहते हैं, जब इन्हें पता चलता है कि मतलब ये जो मिस हैविसम है इसको एक बच्चा चाहिए जिसके साथ इसकी बेटी दिन में खेल सके, तो जो जॉय गरगरी और जो पीप है, जॉय गरगरी पीप को लेकर के इसके घर पर चला जाता है। अब जो एस्टिला है वो रोज ये पीप को लेकर के वहां चला जाता है और पीप इसके साथ खेलता है। तो जो मिस हैविसम है वो उसे मतलब जो पुरुष जाता है उससे नफरत है, और वही नफरत वो अपनी बेटी में भर रही है। वो ये जो मिस हैविसम है उसने इसीलिए इसे गोद लिया है ताकि जो बदला वो नहीं ले सकी, वो चाहती है कि उसका जो दिल टूटा है वो अब सब जो जितने भी पुरुष हैं सबका दिल टूटे और सब लोग प्यार के दुख को महसूस करें, और इसीलिए वो एस्टिला के मन में भी पुरुषों के लिए नफरत भर रही है। और जब पीप इससे खेलता है तो वो उससे वो एस्टिला को इंकरेज करती है कि वो उसके साथ बुरा व्यवहार करे, इस तरह से उसको नीचा दिखाए, इस तरह से वो काम करे। तो एस्टिला को जैसा सिखाया जाता है, क्योंकि ये भी बच्ची है, वो वैसा ही व्यवहार करती है। अब जो पीप है वो बचपन से ही एस्टिला को देखे उसे पसंद करने लगता है। एक दिन यही बात पीप एस्टिला को बोलता है। वो ये जो पीप है वो अपने मन में ये सोच रहा है कि वो एक दिन बड़ा होकर के एस्टिला से शादी करेगा, लेकिन एस्टिला उसे धुतकार देती है, एक तरह से उसे कहती है कि तुम बहुत ही गंदे हो, तुम बड़े ही गरीब परिवार से बिलोंग करते हो, और इस तरह से वो पीप का दिल तोड़ देती है। अब पीप को बहुत बुरा लगता है, उसे ऐसे लगता है कि वो इतना गरीब क्यों है। उसका जो ब्रदर इन लॉ है वो एक ब्लैक स्मिथ है, और वो उसे अपने स्टेटस से फर्स्ट टाइम उसे नफरत होने लगती है। अब इसके बाद में स्टोरी थोड़ी चेंज होती है। अब जो जॉय गरगरी है इसके पास एक व्यक्ति आता है, और जो ये व्यक्ति होता है इसका नाम होता है मिस्टर जैगर। और इस व्यक्ति को पीप ने पहले मिस हैविसम के घर पर देख लिया था। जब ये जॉय ग्रेगरी से ये व्यक्ति मिलता है तो ये मिस्टर जैगर जो है वो जॉय ग्रेगरी को कहता है कि एक व्यक्ति है और वो पीप को पढ़ाना चाहता है, और उसको एक जेंटलमैन बनाना चाहता है, और उसकी पढ़ाई का जितना खर्चा होगा वो व्यक्ति उठाएगा। अब जॉय ग्रेगरी उस व्यक्ति के बारे में पूछते हैं, तो जो मिस्टर जो जैगर है वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करने को बोला है, और वो जब तक ही अपनी पूरी पढ़ाई करेंगे सारा खर्चा वो व्यक्ति उठाएगा। अब जो जॉय है और पीप है वो दोनों मान जाते हैं, और पीप की तो जैसे लॉटरी लग जाती है, क्योंकि वो पढ़ना लिखना चाहता था, जब से क्योंकि वो एस्टिला से शादी करना चाहता था, इसलिए उसके लायक बनना चाहता था, और इसीलिए वो पढ़ाई लिखाई करना चाहता था। अब उसकी तो जैसे लॉटरी लग गई। अब जो जॉय है वो उसे इतना ज्यादा खुश नहीं है भेज करके, क्योंकि वो उससे दूर नहीं जाना चाहता, जॉय प्यार करता है। लेकिन पीप है वो उसे लंदन जाना होगा स्टडी के लिए, और पीप काफी खुश है। बस उसे जो दिख रहा है वो है कि वो उसे पढ़ना लिखना और उसे कुछ बनना है, उसके एस्टिला के लायक बनना है, क्योंकि वो एस्टिला को पाना चाहता है। अब जो पीप है उसकी एक फ्रेंड है जिसका नाम है बिडी। ये एक अगली सी लड़की है, इतनी ज्यादा सुंदर नहीं है बट इंटेलिजेंट काफी है। ये जो लड़की है ये पीप को पसंद करती है, और इन दोनों के बीच में अच्छी फ्रेंडशिप है। लेकिन बीडी ऐसे सोचती है कि बड़ा होकर के पीप उससे शादी करेगा, लेकिन पीप ऐसा कुछ नहीं सोचता, वो सिर्फ एस्टिला के बारे में ही सोचता है। अब पीप लंदन चला जाता है। जॉय और बीडी दोनों ही उदास हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही उसे काफी चाहते थे। अब लंदन ये जाता है और ये हर्बर्ट पॉकेट नाम के व्यक्ति के साथ एक कमरे में रहने लगता है। अब यहाँ लंदन में इसका सारा खर्चा जो है वो अनजान व्यक्ति उठा रहा है, और मिस्टर जैगर के थ्रू इसके पास पैसे आते हैं। अब जो मिस्टर जैगर है वो एक वकील है, मिस्टर जैगर एक लॉयर हैं, और जो मिस्टर जैगर एक लॉयर है, और इनका एक क्लर्क है जिसका नाम है वेमिक।
ये इनका क्लर्क है और ये काफी मदद करता है लंदन में पीप की, उसे पैसे वगैरह दिलवाने में, उसका खर्चा निकालने में। लेकिन समय के साथ साथ जैसे पीप बड़ा होता है उसके खर्चे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि उसे ये तो नहीं पता कि पैसे आ कहां से रहे, लेकिन उसे जब चाहे पैसे मिल जाते हैं और इस काम से वो लंदन में एक अच्छी जिंदगी जीने लगता है और काफी ऐसे पैसे बर्बाद करने लगता है और इसके कारण वो डेब्ट में फंस जाता है। अब पीप है उसके ऊपर कर्जा हो जाता है। इसी बीच में जो मिसेस जॉय है, जब ये लंदन में रह रहा है, पढ़ाई कर रहा है, उसी समय मिसेस जॉय जो होती है वो बीमार हो जाती है। इनके सिर पे किसी ने अटैक कर दिया था, किसी ने चोट मार दी थी और इसके कारण जो मिसेस जॉय है उनकी तबीयत खराब रहने लगती है और जो जॉय है, जो इनके हस्बैंड है, वो पीप से मिलने लंदन आते हैं, उसको देखने, उसको संभालने आते हैं। तो जो अब जो है ये बेचारा एक सीधा साधा इनोसेंट व्यक्ति है और जो पीप है वो अपने आप में बड़ा हाई स्टैंडर्ड बनाकर रह रहा है, वो डेट ले रहा है और काफी फिजूल खर्ची कर रहा है। अब उसे अपना जो ये दोस्त हर्बर्ट पॉकेट, इसके सामने इसे अपना ब्रदर इन लॉ कहते हुए शर्म आती है और वो यहाँ से पर इसके साथ रूखा व्यवहार करता है और उसके व्यवहार से जॉय को काफी हर्ट होता है और वो वापस चला जाता है। अब जो पीप है वो ये जहमत भी नहीं उठाता कि वो जाकर के उससे वापस मिले या उसके साथ जो उसने बुरा व्यवहार किया उसके लिए सॉरी फील करे। कुछ दिनों बाद मिसेस जॉय की मृत्यु हो जाती है और उसकी जो उसको जब उसकी क्रिमिनेशन सेरेमनी होती है उस पर पीप आता है और इस समय जो बीड़ी होती है ये उसे पीप को बोलती है कि तुम वापस आ जाओ, कब दोबारा आओगे, क्योंकि ये इसे मिस करती है और वो सोचती है कि ये उससे शादी करेगा। लेकिन जो पीप होता है वो उसे कहता है कि हाँ मैं आ जाऊंगा, मैं जल्दी आऊंगा, लेकिन वो इसकी तरफ, इसकी फीलिंग्स की तरफ ध्यान नहीं देता, क्योंकि पीप के दिमाग में तो सिर्फ एस्ट्रेला ही चल रही होती है। अब एक नया फेज शुरू होता है इस कहानी का। अब जब यहाँ पर ये पीप लंदन में होता है तो एक दिन लंदन में एक व्यक्ति इससे मिलने आता है और उस व्यक्ति का नाम होता है प्रोविस। जब पीप इस व्यक्ति को देखता है तो ये उसे पहचान लेता है और इसके साथ मिस्टर जैगर भी होते हैं और जो मिस्टर जैगर है वो पीप को बताते हैं कि यही वो व्यक्ति है जो इतने सालों से तुम्हारा खर्चा उठा रहा था। जबकि पीप जो था उसे ऐसे लगता था कि जो मिस हैरिसन है वो उसका सारा खर्चा उठा रही है। मिस हैरिसन जो है वो इसका सारा खर्चा उठा रही है, क्योंकि उसे ऐसे लगता था कि जो इनकी बेटी है एस्टिला, जब ये बड़ी हो जाएगी तो मिस हैरिसन पीप की शादी एस्टिला से करना चाहती है और इसीलिए वो इसको पढ़ा लिखा कर लायक बना रही है, एस्टिला के काबिल बना रही है। तो जो अपना वेल विशर था वो पीप जो था वो मिस हैरिसन को समझता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। ये एस्टिला जो होता है, एस्टिला के प्यार में वो ऐसा सोचता है, लेकिन वास्तव में जो मिस्टर जैगर है वो बताता है कि इतने सालों से जो तुम्हें पैसा भिजवा रहा है वो प्रोविस है। अब ये प्रोविस कौन था? ये प्रोविस वही व्यक्ति था, अबेल मैग्विच ये व्यक्ति था और यही व्यक्ति इतने सालों से इसे पैसे दे रहा था, क्योंकि इसने इसे खाना खिलाया था और इसके बदले में उसका उपकार देने के लिए अबेल मैग्विच ने इसकी हेल्प करी थी। तो अब इससे होता क्या है कि पीप को बड़ा धक्का लगता है। वो सोचता है कि ये क्या हो गया। वो ऐसे सोचता था कि मिस हैरिसन उसकी शादी एस्टेला से करना चाहती है और इसलिए वो यहाँ पर उसे ऐसे भेज रही है। अब जो पीप है वो मिस हैरिसन से मिलने के लिए जाता है, वो गुस्से में भी आता है, वो काफी तेजित होता है। वो सोचता है कि मैं जाके पूछूंगा कि क्या वो नहीं दे रही थी मेरा खर्चा। तो इस बात से पीप है वो मिस हैरिसन के पास जाता है और मिस हैरिसन के पास जब ये जाता है तो मिस हैरिसन उसे कहती है कि भाई ये सच है, मैंने तुम्हारी पढ़ाई के लिए कोई खर्चा नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं किया। और जब ये पीप जाता है तो उसे पता लगता है कि एस्टेला की भी शादी हो चुकी है। तो इस तरह से जो पीप होता है वो काफी उदास होता है। एक निराशा का समय पीप की लाइफ में आ गया है कि एक तरफ तो जिससे वो इतना प्यार करता था, जिससे शादी करना चाहता था, जिसके लिए वो इतना एजुकेटेड बन रहा था, इतनी ग्रेट एक्सपेक्टेशंस उसको थी अपनी लाइफ से, उसमें से उसकी एक जो बिलव का जो सपना है वो खत्म हो गया था। दूसरी तरफ जो मिस हैरिसन जब उसे ये बताती है, सारी बात क्लियर करती है, उसके बाद में जब पीप यहाँ से जाने लगता है तो मिस हैरिसन के कपड़ों में आग लग जाती है। तो पीप अपने आप को तो बचा लेता है, लेकिन मिस हैरिसन को बचा नहीं पाता और मिस हैरिसन का घर और मिस हैरिसन मर जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है।
अब जो पीप है वो काफी दुखी है और उसको ये लग रहा है कि एक जो कैदी है उसने यह मेरी मदद की, जो कि सरकार से भागा हुआ है और उसको देश निकाला दे दिया गया है। अब यहाँ पे ये जो प्रोविस जो नाम है अबेर मैग्विच का, इसकी मिस्ट्री को क्लियर करते हैं। जो अबेर मैग्विच हैं वो दूसरे कंट्री में चले गए और यहाँ इन्होंने काफी पैसा कमा लिया है, और क्योंकि ये अपने कंट्री से निकाले जा चुके हैं, इनको देश निकाला दे दिया गया पनिशमेंट के तौर पर कि अगर ये लंदन में एंटर करेंगे तो इनको देखते ही शूट कर दिया जाएगा। तो इसलिए जो अबेर मैग्विच हैं वो अपना नाम बदल करके, अपना आइडेंटिटी को चेंज करके प्रोविस नाम रख करके ये सिर्फ पीप से मिलने के लिए ये लंदन आते हैं। ये बूढ़े भी हो चुके हैं। अब जो पीप है वो उसे ऐसे लगता है कि इन्होंने तो एक फोस्टर जो फादर होता है उसकी तरह इन्होंने इनकी मतलब मदद की है, एक पिता का फर्ज अदा किया है इन्होंने। तो जो पीप है वो सोचते हैं कि चलो मैं इनकी मदद करूंगा। तो अब जो पीप है वो मिस्टर जैगर के साथ मिल करके, तो ये पीप मिस्टर जैगर के साथ मिल करके ये प्लान करते हैं कि किस तरह से इनको वापस यहाँ से, इस कंट्री से, क्योंकि वो लंदन में से मिलने आए थे, इन्हें वापस अपनी जगह पहुंचाया जाए। तो जो इन्होंने सीक्रेटली प्लान बनाते हैं कि ये समुद्र के रास्ते पीप और मिस्टर जैगर मिल करके सीक्रेट प्लान बनाते हैं कि ये इन्हें वहां से समुद्र के रास्ते बाहर निकालेंगे और पीप भी इनके साथ चला जाएगा इनकी सेवा करने के लिए। अब जो लेकिन इनका जो अबेर मैग्विच है, इनका एक दुश्मन होता है, कॉम्पेसन। और जब ये बचपन में, जब इन्होंने पीप ने इन्हें खाना खिलाया था और इनकी हथकड़ी तोड़ी थी, उस समय जो अबेर मैग्विच है उनके पीछे यही व्यक्ति लगा हुआ था, कॉम्पेसन, जो इनको बर्बाद करना चाह रहा था पूरी तरह से। लेकिन अबेर मैग्विच पीप के कारण बच निकलते हैं। अब ये जो कॉम्पेसन है उसको पता लग जाता है इस प्लान का। अब जो अबेर मैग्विच समुद्र के रास्ते शिप में जा रहे होते हैं, तभी कॉम्पेसन इनके ऊपर अटैक कर देता है और अबेर मैग्विच के अपने जो ये दुश्मन होता है इसके साथ आखिरी लड़ाई होती है, लास्ट युद्ध होता है इनका, एक फाइट होती है, लास्ट फाइट। और उसके अंदर जो अबेर मैग्विच है वो अपने सारे दुश्मनों को मार देता है, कॉम्पेसन को भी मार देता है। अब जो अबेर मैग्विच है ये पकड़े जाते हैं, इनको पुलिस पकड़ लेती है और ट्रायल से पहले ही इनकी जेल में मृत्यु हो जाती है। अब ये चैप्टर तो यहाँ पर क्लोज हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। अब जो पीप है वो ये जैसे ये फाइट वगैरह होती है तो उसके कारण इनकी तबीयत खराब हो जाती है और ये काफी सीरियसली इल हो जाते हैं। अब इसकी पीप की तबीयत खराब हो जाती है, वो बीमार हो जाता है। तो जब इस बात का पता जॉय को लगता है, जॉय मैग्विच जो इसका ब्रदर इन लॉ है, एक तरह से इसका जीजा है, जब इसे पता लगता है तो वो लंदन आता है और पीप के जितने भी डेब्ट्स हैं वो सबको क्लियर करता है, इसके सारे कर्जे चुकाता है और बड़े ही प्यार से जॉय पीप को अपने साथ ले जाता है वापस गांव में। अब जब गांव में जब ये आता है तो जॉय इसे लेके आता है पीप को, तो पीप को बड़ा शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि जब ये अपनी बहन के उसमें क्रिमिनेशन सेरेमनी में आया था तो ये इनके घर नहीं रुका था। उसे ऐसे लगता था कि ये एक लो स्टैंडर्ड के लोग हैं और वो एक इन में जाके रुका था और इसका व्यवहार भी इनके साथ ज्यादा अच्छा नहीं था। तो पीप को काफी शर्मिंदगी होती है कि इसने कितना बुरा व्यवहार किया, जबकि जो जॉय है वो बड़ा ही नाइस पर्सन है, उसने हमेशा उसकी मदद की है और जब वो छोटा था उसे इतना प्यार भी दिया था। तो अब जो पीप है उसे बीडी की भी याद आती है, बीडे की जो ये लड़की है, क्योंकि इसने इसे भी कभी, इसकी तरफ भी कभी इसकी केयर नहीं की, इसके इमोशंस को भी कभी नहीं समझा। अब वो पीप ये सोचता है कि वो बीडी से शादी करेगा। वो इसके पास ये प्रपोजल लेकर के जाता है बीडी के पास, लेकिन बीडी की अभी अभी जॉय के साथ शादी हो चुकी है, क्योंकि मिसेस जॉय की मृत्यु के बाद में बीडी थी जिसने इनके घर को संभाला था और बीडी ने ही मिसेस जॉय की काफी सेवा भी की थी। तो ये अपनी शादी में खुश है बीडी। अब एक तरह से इसके लिए सारी होप्स खत्म हो गई, इसकी सारी एक्सपेक्टेशंस खत्म हो गई हैं। इसे अपनी लाइफ से काफी अच्छी एक्सपेक्टेशंस थी, काफी कुछ करना चाहता था, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। एक तरफ ये कर्जे में डूबा था जिसको मिस्टर जॉय ने इसे उभारा है, दूसरी तरफ जो इसकी बिलव जिसे ये प्यार करता था एस्टिला, वो भी जा चुकी है। एस्टिला जो थी, एस्टिला इसकी शादी हो गई थी बेंटले डमर के साथ। तो अब इसके लिए यहाँ पर कुछ नहीं रहा था, पीप के लिए गांव में सब कुछ एक तरह से खत्म हो गया था। अब इनके साथ रहता है लेकिन ये इतना खुश नहीं रह पाता है, इसलिए ये कुछ दिनों बाद वापस चला जाता है। अब जो ये बीड़ी है वो अब जो ये पीप है वो किसी दूसरी कंट्री में जाता है,
और अपने साथ अपना जो इसका दोस्त होता है जिसके साथ ये लंदन में रूम में रहता है, हर्बर्ट पॉकेट, इस व्यक्ति के साथ ये दूसरे कंट्री में चला जाता है मर्चेंट बनने के लिए। ये चला जाता है। अब ये यहाँ पर ये 11 साल तक रहता है और 11 साल बाद में वापस ये मिस्टर जॉय से मिलने गांव में आता है पीप। तो जब ये गांव में 11 साल बाद वापस आता है तो वो देखता है कि मिस्टर जॉय और बेडी का एक बच्चा है इन दोनों का, और वो बच्चा खेलते खेलते एस्टेला की गोद में जाकर बैठ जाता है। तो वो गांव के अंदर उस घर में पीप ने एस्टेला को देखकर पीप हैरान रह जाता है। अब जो एस्टेला है अब वो एक विडो बन चुकी है, और क्योंकि पहले ये काफी मतलब दूसरों की इंसल्ट करने वाली और इस तरह के नेचर की होती है, लेकिन अब इसका स्वभाव भी काफी बदल चुका है। अब ये एक पोलाइट गर्ल बन चुकी है। गर्ल तो नहीं रही है, अधेड़ उम्र की हो चुकी है, ये एक वुमेन है, लेकिन इसका जो नेचर है वो पोलाइट हो गया है। ये सबकी रिस्पेक्ट करती है, सबसे अच्छे से बात करती है। एस्टेला बिल्कुल बदल चुकी है और अब ये एक विडो की लाइफ जी रही है। पीप को पता चलता है कि जो एस्टेला का जो हस्बैंड था बेंटले ड्रमल, ये एक अमीर व्यक्ति था, लेकिन ये एस्टेला के साथ ये बुरा व्यवहार करता था अक्सर, और इसके घोड़े से गिर करके इसकी बेंटले की मृत्यु हो गई थी। तो अब जो एस्टेला जब पीप को देखती है तो वो पीप से पूछती है कि क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो। तो एस्टेला की जब ये बात पीप उसके मुंह से सुनता है तो फिर इसके बाद यहीं पर ये जो प्ले है ये खत्म हो जाता है और एस्टेला और पीप हाथ में हाथ डाल करके गार्डन में घूमते हुए जाते हुए दिखाते हैं। तो इस तरह से ये यहाँ पर खत्म हो जाता है ये, और इसके बारे में पता नहीं चलता कि एस्टेला और पीप की शादी हुई या नहीं हुई। लेकिन हाँ, इसके लास्ट में जो ये जो पूरा जो प्ले है, जो पूरा नॉवल है, इस स्टोरी के लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है, एक लाइन आती है कि अब फ्लावर्स के ब्लूम होने का क्या फायदा जब स्प्रिंग जा चुका है। तो ये एक लाइन है जो लास्ट में लिखी गई है, जिसका मतलब ये निकलता है कि जॉय ने भी अपनी उम्र का जो इनकी यंग एज थी उसको खो दिया, वो भी अधेड़ उम्र में जा चुका है, और इधर एस्टेला ने भी अपनी वो यंग ब्यूटी और वो सब कुछ खो दिया है। तो ये इस तरह से एक लाइन लास्ट में आती है, जो लाइन है कि अब फूल के खिलने का क्या फायदा जब स्प्रिंग का सीजन जा चुका है। तो इस तरह से ये जो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस जो नॉवल है उसकी स्टोरी यहीं खत्म होती है। ये काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और एक मैसेज देकर जाती है कि इंसान को एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा हाई या ग्रेट एक्सपेक्टेशंस रखने पर व्यक्ति अक्सर अपने सब कुछ खो भी देता है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए नॉवल के साथ जो आपके एग्जाम में आने वाला है। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।